फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि आधी रात के सन्नाटे में एक बुरी तरह जख्मी मेज शहर की वीरान सड़कों पर भागता फिर रहा है। पुलिस उसकी तलाश में पीछे पीछे पहुंच रही है। आखिरकार वो एक अंधेरी गली में गिर पड़ता है और हंसते हुए समझ जाता है कि अब उसकी मौत तय है। लेकिन तभी उसके खून की बूंदें हवा में तैरने लगती हैं और सामने एक रहस्यमयी शक्ल उभरती है। एक हुड पहने अजनबी। वो मेज से कहता है कि अगर वो उसकी वफादारी की कसम खाए तो वो उसे मौत से बचा सकता है। मजबूर मेज उसकी शर्त मान लेता है। अजनबी अपना जादुई असर दिखाता है, मेज को हवा में उठाकर उस पर मुहर लगाता है। ये प्रक्रिया इतनी दर्दनाक होती है कि मेज चीख उठता है और उसका शरीर चमकने लगता है। जब पुलिस उस गली में पहुंचती है तो उन्हें बस दीवारों पर फैला हुआ खून का एक सैलाब दिखाई देता है। कुछ ही देर बाद पूरा शहर तबाही में डूब जाता है। राक्षस सड़कों पर लोगों को मार रहे हैं और वहीं एक कोने से वो हुड पहने अजनबी बड़े सुकून से ये सब देख रहा होता है और जेक की चीखें गूंज उठती हैं। जैसे ही आग की भयानक लपटें सब कुछ राख में बदलती नजर आती हैं, तभी पता चलता है कि ये असल में एक साधु चैन का दर्शन था। वो घबराकर तुरंत अपना सामान समेटता है और अपने गुरु को बताता है कि उसका पिता, जिसे दुनिया ने नेक्रोमैंसर विचीन के नाम से जाना था, वापस धरती पर लौट आया है और अब उसे रोकने के लिए जाना होगा। उधर दूसरी तरफ जेक अपने परिवार के साथ बैंकॉक पहुंच चुका है। छुट्टियां एंजॉय करने आए हैं, लेकिन जेक हर 2 मिनट में ऑफिस की कॉल्स उठा रहा है। उसकी पत्नी मजाक में डांटकर उसे याद दिलाती है कि काम बाद में, सबसे पहले परिवार। जेक मुस्कुराते हुए वादा करता है कि वो अब परिवार को तरजीह देगा और उसी दौरान उसे अपने पुराने स्ट्रीट कॉप वाले दिन याद आने लगते हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं, उन्हें अचानक एहसास होता है कि उनकी बेटी कहीं गायब हो गई है। घबराए हुए दोनों शहर की हर गली, हर कोना टटोलने लगते हैं। कुछ देर भागदौड़ करने के बाद उन्हें लू एक पुल पर चैन के साथ बातें करते हुए मिलती है। वे तुरंत उसे अकेले भागने के लिए डांटते हैं और चैन को शुक्रिया कहते हैं कि उसने लू का ध्यान रखा। लेकिन तभी चैन सबको चौंका देता है, क्योंकि वो पहले से ही जेक का नाम और चेहरा जानता है। चैन बताता है कि ये मुलाकात पहले से तय थी और जेक वही इंसान है जो खून वाले चांद के नीचे मौत के साए में पैदा हुआ था, यानी कीपर ऑफ द गेट्स। वो जेक को आगाह करता है कि उसके सामने बड़ी परीक्षाएं आने वाली हैं और वो सब कुछ खो देगा, लेकिन जेक उसे पागल समझते हुए परिवार को लेकर वहां से निकल जाता है। बाद में मॉल में लू की टी शर्ट पर आइसक्रीम गिर जाती है तो उसकी माँ उसे वॉशरूम ले जाती है। उसी दौरान मेक भी मॉल में दाखिल होता है और एक आदमी से टकराकर पहले उसे लॉलीपॉप पकड़ाता है, फिर अचानक बंदूक निकालकर उसकी हत्या कर देता है। वहां मौजूद लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं और मेक बेदर्दी से खरीदारों और कर्मचारियों दोनों पर गोलियां चलाता रहता है। मॉल के एग्जिट पर भगदड़ मच जाती है, लेकिन जेक भीड़ को चीरते हुए अपनी फैमिली तक पहुंचने की कोशिश करता है और उन्हें बाथरूम में छुपने को कहता है, जबकि वो मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी दौरान ऑफिसर एरिथ भी मॉल में पहुंच चुका होता है और सतर्कता से अंदर की ओर बढ़ना शुरू करता है। उधर जेक चुपचाप रास्तों से गुजरते हुए लोगों को छिपे रहने की हिदायत दे रहा होता है। तभी मेक का ध्यान एक खून से सनी गुड़िया पर चलता है और उसी मौके का फायदा उठाकर जेक अपनी बंदूक लेकर सामने आ जाता है और मेक को हथियार नीचे रखने का आदेश देता है। मेक पर जरा भी असर नहीं होता। वो गुड़िया को खिलौने की तरह पकड़कर बच्चे वाली आवाज में जेक से बात करने लगता है। उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो सिर्फ एक अमेरिकन है और फिर लू और आइसक्रीम का जिक्र करके जेक को चौंका देता है। जेक चेतावनी देता है कि अगर मेक ने सरेंडर नहीं किया तो वो उसे मार देगा, लेकिन मेक अचानक फायरिंग शुरू कर देता है और जेक को दोबारा कवर लेना पड़ता है। पास ही एक घबराई हुई लड़की मोबाइल से मदद बुलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मेक उसे भी गोली मार देता है। मॉल के बाहर पुलिस और फायर ब्रिगेड की एक बड़ी टीम पूरी इमारत को चारों तरफ से घेर चुकी होती है। जेक उसे पागल कहकर जानबूझकर भड़काता है ताकि मेक फिर से गुड़िया से बात करने लगे। जैसे ही मेक का ध्यान खिलौने पर जाता है, जेक मौके का फायदा उठाकर बाहर निकलता है और उस पर गोली चला देता है। मेक घुटनों के बल गिर जाता है। तभी पीछे से ऑफिसर एरिथ भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन मेक के चेहरे पर जरा भी डर या दर्द नहीं दिखता। वो उल्टा जेक का शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि उसे मारकर जेक ने अनुष्ठान पूरा कर दिया है और उसे कीपर बुलाता है। अगले ही पल मेक का शरीर जलना शुरू हो जाता है और अचानक धमाके के साथ फट पड़ता है। विस्फोट इतना जोरदार होता है कि पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। मॉल के ऊपर उठता धुआं एक दहाड़ते हुए खोपड़ी का आकार ले लेता है और शहर के अलग अलग हिस्सों में आग की लपटें फैलने लगती हैं। इसी अफरा तफरी में प्रैंक लू को बाथरूम से बाहर खींचते हुए भागती है और बाहर पहुंचते ही सामने बसों के टकराने और लोगों के एक दूसरे पर हमला करने का नजारा दिखता है। फायरमैन तक एक शख्स को छुरी से गोद रहा होता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि दोनों वहीं से भागकर वापस मॉल के अंदर आ जाते हैं। जैसे तैसे चुपके चुपके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी लगातार एक बंदे का सिर काउंटर पर पटक रहा है और फ्रंट डेस्क पर एक लाश पड़ी है। इतने में अचानक कोने से एक पागल आदमी उन पर झपटता है तो प्रैंक तुरंत एक मैनेकिन उसकी तरफ लात मारकर फेंकती है
और फिर उसी का प्लास्टिक वाला हाथ उठाकर उसके सिर पर दे मारती है। इसके बाद प्रैंक और लू एस्केलेटर की तरफ भागते हैं, लेकिन ऊपर से और पागल लोग उनकी तरफ आते दिखते हैं। तब प्रैंक लू को एस्केलेटर के किनारे से स्लाइड करवाती है और खुद सीढ़ियों से उतरते हुए मैनेकिन का हाथ लेकर उन आने वाले आदमियों से लड़ने लगती है। लू अगले फ्लोर तक पहुंचती है, लेकिन तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है। घबराई प्रैंक तुरंत सामने आती है और दुश्मन को नीचे गिराकर दूसरे हमलावर पर हमला कर देती है ताकि अपनी बेटी को बचा सके। दोनों भागते हैं और समय रहते पीछे का दरवाजा ढूंढ लेते हैं, जहां वे बस स्टॉप तक पहुंचते हैं। ड्राइवर बाहर निकलता है और एक और आदमी उस पर हमला कर देता है, जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रैंक लू के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोने पर उसे हिंसा, हथियार, आग और कार के क्रैश दिखाई देते हैं। काफी भागने के बाद वे आखिरकार एक ग्रोसरी स्टोर में छिपने में कामयाब होती है। प्रैंक का मोबाइल काम नहीं कर रहा होता, तो वह ध्यान से इधर उधर झांकती है और काउंटर पर पड़े शव को नजरअंदाज कर स्टोर का फोन इस्तेमाल करने जाती है, लेकिन वह भी काम नहीं करता। तभी एक राक्षसी जैसा आदमी दुकान में दाखिल होता है और कुछ सामान फेंकता है, फिर शव की जांच करता है। इसके बाद वह पूरे जगह में तलाश करने लगता है, जिससे लू को छुपते हुए लगातार हिलना पड़ता है। दुर्भाग्यवश वह बाहर खिड़की से लगे शव को देखकर हक्का बक्का रह जाती है और अजनबी उसे ढूंढ लेता है। जैसे ही वो हमला करने ही वाला होता है, प्रैंक पीछे से उस पर हमला करती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। इसी बीच जेक और एरिक होश में आते हैं, ये समझे बिना कि वे कैसे बच गए, क्योंकि वे धमाके के बहुत करीब थे। वे यह भी पाते हैं कि आसपास कोई शव नहीं है। जेक एक व्यक्ति को पास खड़ा देखता है, लेकिन पलक झपकाते ही वह गायब हो जाता है। एरिक कुछ खून के दाग पाता है और महसूस करता है कि ये बहुत पुराने हैं। फिर जब वे कुछ अजीब आवाजें सुनते हैं, तो वे जांच करने जाते हैं और एक महिला को चाकू हाथ में पकड़े देखते हैं। वह मुड़ती है और उसका चेहरा भयंकर रूप में बदल जाता है। वह एरिक पर छलांग लगाकर उसे मारने की कोशिश करती है। जेक गोली चलाता है, लेकिन गोलियां उस पर कोई असर नहीं करती और फिर महिला जेक पर हमला करती है, जिससे दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद जेक उसे उसके सिर पर वार करके बेहोश करने में सफल हो जाता है। उसके बाद जेक भागकर छिप जाता है, लेकिन महिला जल्दी ही होश में आ जाती है और उसे ढूंढने लगती है। अचानक उसके हाथ पांव लंबा हो जाते हैं और वह छत पर रेंगते हुए कूदती है। जेक चुपके से इधर उधर चलता रहता है और छिपता है, लेकिन आखिरकार महिला उसे ढूंढ लेती है और बाहर खींचती है। वह उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ये जीव उसे हथियार से खाली कर देता है और चाकू से मारने की कोशिश करता है। हताश जेक संघर्ष करता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, फिर से भागता है। वह बाथरूम की ओर भागता है, लेकिन अपनी फैमिली को नहीं ढूंढ पाता। जैसे ही जेक मॉल के बाकी हिस्सों में खोजबीन करता है, वह नोटिस करता है कि सारा खाना सड़ चुका है। जल्दी ही महिला फिर से उस पर हमला करती है, तो वह उसे कुर्सी से मारता है और भागने की कोशिश करता है। वह तुरंत एक और हमला करके उसका रास्ता रोक देती है, तो जेक पास लग के कुछ केबल्स पकड़ता है और उन्हें उसके चारों ओर लपेटकर उसे कुछ सजावटी सामानों से बांध देता है। वह उसे कई बार मारता है, लेकिन कोई असर नहीं होता, इसलिए वह बस उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। वहीं प्रैंक और लू दुकान से बाहर निकलते हैं और बस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां लोग एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे होते हैं। यह जोड़ी चुपके से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक आदमी उनका रास्ता रोकता है, तो वे उसे टालने के लिए एक बस के नीचे रेंगकर गुजर जाते हैं। लू देखती है कि एक वाहन में सामान्य लोग उन्हें इशारे कर रहे हैं, तो वे मौके का इंतजार करते हैं और जल्दी से उसमें चढ़ जाते हैं। ड्राइवर बताता है कि बस काम करती है, लेकिन उसकी चाबियां बाहर गिर गई हैं और कोई उन्हें लेने की हिम्मत नहीं करता। प्रैंक तेजी से बाहर दौड़ती है और चाबियां उठा लेती है, लेकिन जैसे ही वे बस में वापस चढ़ने ही वाली होती है, दी पागल आदमी उसे वापस खींच लेते हैं। लू रोती है क्योंकि वे अपनी माँ का हाथ नहीं पकड़ पाती, लेकिन शुक्र है कि एक यात्री आखिरकार बाहर आता है और प्रैंक को बचाने के लिए उन पुरुषों से लड़ता है। वे अपनी बेटी के पास भागती है और बस चालक को चाबियां देती है ताकि बस आखिरकार चल सके, जबकि वे देखते हैं कि यात्री को हिंसक लोगों ने मार दिया। दुर्भाग्यवश बस बहुत दूर नहीं जा सकती, क्योंकि सड़क पर छोड़ी गई कारें रास्ता रोक रही हैं। इसलिए प्रैंक और लू को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ ही पलों बाद वे अपने होटल तक पहुंचते हैं और वहां भी शव पाते हैं। जब वे ऊपर की ओर जाते हैं, तो देखते हैं कि एक आदमी एक औरत से लड़ रहा है और फिर उनकी ओर बढ़ता है। प्रैंक अपने बचाव के लिए सामान धोने वाली ट्रॉली का इस्तेमाल डाल की तरह करती है और हमलावरों को धकेल कर गिरा देती है। एक और आदमी कॉरिडोर के अंत में दिखाई देता है और प्रैंक उसे बोतल से मारकर रोकती है। अंततः प्रैंक और लू अपने कमरे में सुरक्षित पहुंचते हैं। जब वे खिड़की से बाहर देखते हैं, तो पूरे शहर में आग लगी हुई दिखाई देती है। प्रैंक कमरे के फोन को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी काम नहीं करता। मॉल में जेक चारों तरफ घूम रहा होता है और ध्यान देता है कि सभी स्क्रीन अचानक फेल हो रही है। उसे हैरानी होती है जब वह पाता है कि वह औरत
जिसे उसने पहले बंधा देखा था अब भागकर फिर से उसके पीछे है। वह खून की लहरों के बीच से होकर आगे बढ़ती है और जेक उसका पीछा करने का फैसला करता है। यह अजीब सा पोर्टल उसे सीधे बस स्टेशन पर ले आता है, जो पूरी तरह खाली दिखाई देता है। ऊपर देखते ही वह दंग रह जाता है। एक विशाल राक्षस बिल्डिंग की छत पर खड़ा है। यह प्राणी उसके पीछे आता है और जिस भी बस पर कदम रखता है उसे तहस नहस कर देता है। जेक पूरी शक्ति से शहर में भागता है, लेकिन राक्षस उसके पीछे इमारतें तोड़ते हुए पीछा करता है। जब जेक एक गली में फंस जाता है तो पीछे मुड़ना असंभव होता है, क्योंकि उसके पीछे की इमारतें ढह रही होती हैं। तभी एक दरवाजा खुलता है और चांद जेक को अपने मंदिर में खींच लेता है। चांद उसे बताता है कि वे एक दूसरी हकीकत में है, जिसे हिंड्रेंस कहा जाता है। यह स्वर्ग और नर्क के बीच की दुनिया है, जहाँ वे आत्माएं फंसती हैं जो रास्ते से भटक गई हो। जेक यहाँ इसलिए है क्योंकि अब उसे अपने किए का हिसाब देना होगा। मेघ की मदद करके उसने अनजाने में रिवाज पूरा करवा दिया और नतीजे में नर्क का रास्ता खोलकर धरती पर राक्षस छोड़ दिए। मेघ को भड़काने वाला कोई साधारण इंसान नहीं था, वो चांद का पिता वीचीन है, एक शक्तिशाली नेक्रोमेंसर जो अब वापस लौटना चाहता है। चूंकि गेट जेक ने ही खोला है, इसलिए उसे बंद करने की ताकत भी उसी के पास है और इसी वजह से उसे कीपर कहा जाता है। ये उसकी किस्मत में इसलिए लिखा था क्योंकि उसका जन्म खून के चांद के दौरान हुआ था और उस समय उसकी माँ की जान चली गई थी। जेक को यह सब समझ नहीं आता, उसका ध्यान सिर्फ अपने परिवार पर है। तब चांद साफ कहता है कि गेट बंद करोगे तो अपने घर वालों को भी बचा लोगे और पूरी दुनिया को भी। लेकिन वक्त हाथ से निकल रहा है, क्योंकि वो दानव हर आत्मा निकलकर और ताकतवर हो रहा है। पहला काम है मेघ को ढूंढना, तो दोनों उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं और रास्ते में चांद कहानी के बाकी राज बताना शुरू करता है। वीचीन कभी एक लालची साधु था जिसने अपने गुरु की पांडुलिपियां चुराई थी, जिससे उसकी आत्मा भ्रष्ट हो गई और उसका मानव शरीर नष्ट हो गया। हताश वीचीन ने अपने बेटे में प्रवेश करके एक शरीर पाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी ने इस रिवाज को रोकते हुए उसे गिरा दिया और वीचीन की आत्मा इस वास्तविकता से निष्कासित हो गई। इस असफल कब्जे ने चांद को आत्मा ऊर्जा अवशोषण और वास्तविकताओं के बीच यात्रा करने का गहरा ज्ञान दे दिया। कहानी के बीच में जेक देखता है कि एक महिला छत पर एक दानव से फंसी हुई है। चांद कहता है कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन जेक फिर भी उसकी मदद के लिए दौड़ता है। जब चांद उसका पीछा करता है तो उसे भी एक दानव रोक देता है। जेक एक क्रोबार उठाकर छत पर पहुंचता है, जहां कई दानव उसे रोकने के लिए खड़े हैं। तेज गति से वह उन्हें एक एक करके मारता है और गिरा देता है। फिर वह उस महिला की ओर जाता है और पहचानता है कि वह मॉल की घटनाओं में फंसी हुई एक पीड़ित है। वो रोती है और जो हुआ उसका दर्द महसूस करती है। पछताती है कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात नहीं की और मानती है कि उसने उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ धोखा किया। यही वजह है कि उसकी आत्मा लिम्बो में फंसी हुई है। तभी पास में एक विशाल दानव प्रकट होता है और इमारत को तोड़ना शुरू कर देता है। इसलिए जेक उसे खींचकर अपने साथ लेकर भागता है। दुर्भाग्यवश दानव उसे पकड़ ही लेता है और निगल जाता है। दानव चले जाने के बाद जेक फिर से चांद के पास जाता है और बताता है कि लड़की को यह पता ही नहीं था कि वो मर चुकी थी। वह याद करता है कि मॉल में विस्फोट कितना बड़ा था और समझता है कि वह भी मर चुका है, जिसे चांद पुष्टि करता है। जेक अपने परिवार के बारे में सोचते हुए टूट जाता है और चांद उसे समझाता है कि उसने अपनी नौकरी को परिवार से ऊपर चुनने की वजह से वह एक खोई हुई आत्मा बन गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। जेक पृथ्वी पर वापस आ सकता है अगर वह किसी पात्र का उपयोग करे। जेक और चांद जैसे ही शहर में आगे बढ़ते हैं, वे देखते हैं कि उनके पीछे एक पंख वाला दानव उनका पीछा कर रहा है। वे एक इमारत में भागते हैं और वहां और भी दानवों का सामना करते हैं, जबकि उनका पीछा कर रहा पंख वाला दानव उनके ठीक पीछे उतरता है। जब दानव हमला करते हैं, चांद अपनी छड़ी और अद्भुत मार्शल आर्ट कौशल का इस्तेमाल करके उन्हें रोक देता है, जिससे वे डरकर पीछा करना छोड़ देते हैं। जेक और चांद तेजी से ऊपर की मंजिल पर भागते हैं और एक थिएटर में प्रवेश करते हैं जो दानवों से भरा हुआ है। वे स्क्रीन के सामने एक विशेष जगह तक दौड़ते हैं जहां चांद एक पोर्टल खोल सकता है। एक ही क्षण में वे भौतिक दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां दानव बिना किसी पात्र के उनका पीछा नहीं कर सकते। जेक आईने में देखता है और पाता है कि वो एरिट के मृत शरीर में प्रवेश कर चुका है, जो दर्दनाक अनुभव है। चांद उसे एक प्राचीन बंदूक देता है जो विशेष गोलियां बुलाती है और एक खास चाकू भी देता है। ये दोनों ही हथियार केवल मैच को मारने में सक्षम है। इस बीच मैच ने जेक के शरीर पर कब्जा कर लिया है और उसका इस्तेमाल करते हुए होटल के कमरे में पहुंचता है जहां प्रैंक है। परिवार उसकी चिंता कर रहा होता है, लेकिन मैच उनके साथ बात करने में असमर्थ है और बार बार आईने में अपनी असली शक्ल को घूरता रहता है। लू लगातार सवाल करती रहती है, इसलिए मैच मॉल से लाई गई जलती हुई गुड़िया बाहर निकालता है। अचानक कमरे का फोन बजता है और मैच खुशी खुशी कॉल उठाता है और नोट्स लेने लगता है। जब चांद और जेक कमरे में प्रवेश करते हैं, तब तक मैच और परिवार गायब हो चुके होते हैं, केवल गुड़िया वहीं रहती है। चांद फोन के पास मैच का नोट पाता है, जबकि जेक लू की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनता है। वह खिड़की से बाहर देखता है और उसे पूल के पास खड़ी पाती है तो तुरंत होटल से बाहर दौड़ता है। प्रैंक और लू उसे एरिट के रूप में देखते हैं
और डर जाते हैं, जिससे मैच का ध्यान भटकता है और वह पीछे से जेक पर वार करके उसे गिरा देता है। फिर मैच जेक को पकड़ता है और बताता है कि वह उसका जीवन और परिवार छीनने वाला है। साथ ही उसे बुरा पिता और पति कहता है, क्योंकि उसने अपने प्रियजनों के बजाय अपना काम चुना। जेक मैच को भड़काने के लिए उसे गाली देता है और जैसे ही मैच हलचल करता है, जेक खुद को रास्ते से घुमाकर बचा लेता है। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें वे लगातार मुक्के और किक मारते रहते हैं। जब जेक विशेष बंदूक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, मैच तुरंत उसे हथियार से अलग कर देता है और दोनों पूल में गिर जाते हैं। पानी में भी लड़ाई जारी रहती है और जेक विशेष चाकू निकालता है, लेकिन जैसे ही वह मैच पर वार करने वाला होता है, प्रैंक जादुई बंदूक लेकर उन्हें रोकती है। दोनों दावा करते हैं कि वे असली जेक है और प्रैंक भ्रमित हो जाती है। लू पूछती है कि वह हमेशा अपने पिता के साथ जो इशारा करती थी वह याद है क्या, जिससे जेक इरिट के शरीर का इस्तेमाल करके वादा करता है। प्रैंक बंदूक चलाती है और दुर्भाग्यवश जेक को मार देती है, जिससे वह हिंद्रेंस वापस चला जाता है और वहां उसकी आत्मा एक राक्षस द्वारा काट ली जाती है। असली दुनिया में मैच जेक के शरीर का इस्तेमाल जारी रखता है और प्रैंक से बंदूक छीन लेता है, जबकि लू जोर देकर कहती है कि यह उनका असली पिता नहीं है। अचानक दीवार पर एक खून से भरा पोर्टल खुलता है और मैच उन्हें उसके पीछे आने के लिए कहता है। हिंद्रेंस में जेक की आत्मा को चान बचाता है, जिसके पास अभी भी होटल में मैच द्वारा छोड़ा गया नोट है। पता चलता है कि मैच विचनेन के संपर्क में रहा है, जिसने उसे हेल के गेट की अनुष्ठान साइट ढूंढने के निर्देश दिए थे। दोनों इन निर्देशों का पालन करते हुए जंगल में एक सुनसान घर तक पहुंचते हैं, जहां एक बड़ा आग का अलाव हेल के गेट को चिन्हित करता है। असल दुनिया में मैच प्रैंक और लू को उसी स्थान पर ले जाता है, जहां वह कई कब्जा किए हुए संप्रदायों और मुखौटा पहने रहस्यमय व्यक्ति जो कि विचनेन है को पाता है। चूंकि बड़ा राक्षस अभी भी आसपास है, जेक और चान सावधानी से चारों ओर छिपकर सही स्थान तक पहुंचते हैं और चान एक नया पोर्टल खोलता है। विचनेन लू के शरीर को गेट के ऊपर तैरता हुआ करता है और उसे मारने की तैयारी करता है, ताकि वह अनुष्ठान पूरा करके खुद को भगवान बना सके। लेकिन जैक उसे रोकता है। लड़ाई शुरू होती है क्योंकि संप्रदायों ने जैक पर हमला कर दिया। जैक अपनी शानदार लड़ाई कौशल और विशेष चाकू का उपयोग करके उन्हें एक एक करके हराता है। मैच भी लड़ाई में शामिल होता है और विशेष बंदूक से जैक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ वारों के बाद उसे हथियार से अलग कर दिया जाता है। इस बीच प्रैंक उस गद्दार से मुक्त होने में सफल होती है जो उसे पकड़ रहा था, उसे गिराती है और बंदूक अपने पास ले आती है। प्रैंक विचनेन के हाथ पर गोली चलाती है ताकि वह लू को चुभाने से रोका जा सके, लेकिन तभी संप्रदायों में से कुछ उसे नीचे फेंक देते हैं और वह गिर जाती है। प्रैंक जमीन से एक गिरी हुई चाकू उठाती है और उसका उपयोग करके एक व्यक्ति को गिरा देती है, जबकि जैक अपनी तलवार फेंककर दूसरे आदमी को रोकता है जो प्रैंक को पकड़ने वाला था। मैच के पास भी एक चाकू है और वह लगातार जैक पर वार करता है, लेकिन प्रैंक अपनी बंदूक अपने पति को फेंक देती है, जिससे जैक को आखिरकार मैच को मारने का मौका मिलता है। मैच की आत्मा तुरंत हिंड्रेंस में चली जाती है, जहां विशाल राक्षस उसे निगल लेता है। इसके बाद चान विचनेन के सामने प्रकट होता है और उसे ध्यान भटकाए रखता है ताकि जैक पीछे से उसे छुरा मार सके। मरने से पहले विचनेन जैक को बताता है कि गेट बंद करने का एकमात्र तरीका है कि जैक खुद इसे पार करे। चान बताता है कि उसने किसी वैकल्पिक रास्ते की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए जैक अपनी परिवार से विदा लेने जाता है और उनसे माफी मांगता है कि वह हमेशा उनके लिए मौजूद नहीं रह पाया। वह अपने परिवार के साथ आखिरी बार गले मिलता है और फिर उस ज्वलन द्वार की ओर बढ़ता है जो उसे तुरंत नरक में ले जाता है। जेक का शरीर जब दूसरी तरफ द्वार तक पहुंचता है, वो जलता है और गेट को प्रभावी रूप से बंद कर देता है। भौतिक दुनिया सामान्य हो जाती है और प्रैंक लू को अपनी दादी के घर ले जाती है। कुछ समय बाद एक रहस्यमयी महिला अपनी शक्ति का उपयोग उस द्वार पर करती है। अगले वीडियो की हर मजेदार और रोमांचक कहानी मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। देखते रहिए और मजा लीजिए।